हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको एक ऐसे चोर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे शिकागो के इतिहास का सबसे बड़ा कार चोर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इन सभी चोरियों में एक भी कार अपनी जगह से गायब नहीं हुई और इसके बावजूद भी इस चोर ने पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा कार रॉबरी गैंग बनाया और $60 मिलियन तक कमा लिए। ये सभी चोरियां और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका इतना अनोखा और हैरत अंगेज था कि कार के ओनर्स को तो कई दिनों तक इन चोरियों के बारे में कुछ पता नहीं चला और पुलिस को भी कई साल लग गए इस गैंग और इसके मास्टरमाइंड को पकड़ने में। इस कहानी में कई चौंकाने वाले मोड़ और भी सामने आए और इसके पीछे की वजह यह है कि ये चोरियां महज पैसे कमाने के लिए नहीं की गईं, बल्कि ये चोर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम बनाना चाहता था और बहुत पावरफुल बनना चाहता था। तो आखिर कौन था ये मास्टरमाइंड चोर? वो कौन सा अनोखा तरीका था जिसके जरिए वो इन चोरियों को अंजाम देता था और कैसे कई सालों बाद वो पुलिस के हाथ लगा, ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज और रोमांचक है। कहानी शुरू होती है सन 1990 में, जब पूरा शिकागो आए दिन हो रही कार चोरियों से परेशान था। इस चोर को पूरे अमेरिका में कार रॉबरीज का गॉडफादर इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि इस चोर की वजह से ही कई बड़े छोटे गिरोह ने भी आगे चलकर कार चोरियों की शुरुआत करी, जिसमें से एक चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर भी था जिसने पूरे न्यूयॉर्क में कार रॉबरीज को अंजाम दिया, जिसकी कहानी मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। ये वो दौर था जब छोटे मोटे गैंग्स और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादातर बिजनेस कार चोरियों की वजह से ही चलता था और यही वो वजह थी कि महज सन 1990 में ही 1.5 लाख कारें पूरे शिकागो से गायब हो गईं। इन चोरियों में चोर या तो पूरी गाड़ी चुरा लेते या कई बार गाड़ियों से महंगे पार्ट चुरा लेते, मगर एक ऐसा पार्ट अभी भी था जो वैसे तो काफ़ी महंगा था और जिसे चुराना भी सबसे ज़्यादा आसान था, मगर ना तो किसी चोर या क्रिमिनल गैंग का ध्यान इस पार्ट की तरफ गया और यहीं से एंट्री होती है इन सभी चोरों के गॉडफादर की, जिसने कार रॉबरी की दुनिया को बदल कर ही रख दिया। इस मास्टरमाइंड का नाम था मॉरिजियो पर्केन। मॉरिजियो एक इटालियन था जिसका परिवार कई सालों पहले एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में शिकागो में आकर बस गया था। ये वो दौर था जब अमेरिका में शिफ्ट होने वाले ज़्यादातर इटालियंस का नाम किसी न किसी माफिया या क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से ज़रूर जुड़ा होता था और यही वो वजह थी कि मॉरिजियो ने भी अपना बचपन क्रिमिनल गैंग्स के बीच गुजारा था। ये माफिया और क्रिमिनल गैंग्स कई अलग अलग लेवल्स पर क्राइम को अंजाम देते थे। जहां सबसे छोटे लेवल के क्रिमिनल चोरी, किडनैपिंग और मर्डर्स को अंजाम देते थे, वहीं उनके ऊपर के लेवल के बॉसेस जो इन सारे क्राइम्स को छुपाने के लिए खुद को बिजनेसमैन दिखाते थे, और इसके ऊपर लेवल में थे मेन बॉसेस जो इस पूरे क्रिमिनल एम्पायर और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते थे। मॉरिजियो जो कि एक बहुत गरीब घर से था और उसने कई बार काम शुरू करने के लिए पैसे जुटाने की कोशिश भी की, मगर किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की और यहीं से उसकी एंट्री होती है जुर्म की उस दुनिया में जहां से उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मॉरिजियो अब चोरी और लूट को अंजाम देने लगा और वो ये सारा लूटा हुआ माल अपने ऊपर बैठे उन बॉसेस को बेचने लगा जो खुद को बिजनेसमैन दिखाते थे और चोरी का माल खरीदते थे। मॉरिजियो का ध्यान सबसे ज़्यादा इस बात पर था कि मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या डिमांड में है और कौन सी चीज़ को आसानी से चुरा कर बेचा जा सकता है। मॉरिजियो अपना ज़्यादातर वक्त उन क्रिमिनल गैंग्स के साथ गुजारने लगा जो अपने बॉसेस के लिए चोरी, किडनैपिंग और मर्डर्स करते थे, और उनके साथ रहकर उसे ये पता चला कि कार पार्ट्स चुराने में काफ़ी अच्छी कमाई है। कुछ वक्त इन क्रिमिनल गैंग्स के साथ चोरियां करने के बाद अब मॉरिजियो को कार पार्ट्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी और अच्छा तजुर्बा हो चुका था और साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ गया था कि ये बिज़नेस काम कैसे करता है। मॉरिजियो फैसला करता है कि वो कार पार्ट्स को चोरों से खरीदेगा और उन्हें मार्केट में बेचेगा। इसी दौरान उसे ये भी समझ आने लगा कि कौन से कार पार्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है और किस में सबसे ज़्यादा कमाई है, और यही वो वजह थी कि वो अपने शुरुआती दिनों में ही कार पार्ट्स को अपनी पुरानी गाड़ी की डिग्गी में रखकर बेचने लगा। उसने अपनी कार को एक चलती फिरती ऑटो पार्ट्स की दुकान बना लिया था जहाँ से वो बहुत सस्ते दामों में खरीदे गए चोरी के कार पार्ट्स को अच्छे प्रॉफिट में बेच रहा था। हालांकि चोरी के पार्ट्स बेचकर मॉरिजियो की ठीक ठाक कमाई हो जाती थी, मगर यहीं से शुरुआत होती है मॉरिजियो के अमेरिका के सबसे बड़े चोर और अंडरवर्ल्ड का एक जाना माना नाम बनने की। मॉरिजियो के अब ये काम करते 4 साल हो चुके थे और सन 1994 तक वो इतने पैसे कमा चुका था कि वो ऑटो पार्ट्स की दुकान खोल लेता है जिसका नाम उसने ऑल इन वन रखा। इस दुकान को खोलने के पीछे की 2 वजहें थी। पहली वजह यह थी कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो उन चोरी किए हुए कार पार्ट्स को खरीदे हुए कार पार्ट्स के साथ मिलाकर बेचने लगा जिससे किसी को उस पर कोई शक ना हो। इन चोरी के कार पार्ट्स को बेचने के लिए मॉरिजियो अपने दुकान के नाम से बिल भी बनाने लगा जिससे खरीदने वाले को ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो चोरी किया हुआ सामान खरीद रहा है। इसी दौरान मॉरिजियो ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर उसे अपना यह गैर कानूनी बिजनेस चलाना है तो उसे शहर के माफिया के साथ हाथ मिलाना होगा और उन्हें वक्त वक्त पर पैसे पहुंचाने होंगे ताकि वो अपना काम बिना किसी रोक टोक और परेशानी के कर सके। माफिया से हाथ मिलाने के बाद मॉरिजियो का बिजनेस बहुत तेज़ी से फलने फूलने लगा और उसका बिजनेस अब शिकागो के बाहर दूसरे शहरों में भी अपने पैर फैलाने लगा।
मॉरिजियो ने माफिया के साथ साथ उन चोरों से भी बहुत अच्छे कनेक्शंस बना रखे थे जो उसे चोरी के कार पार्ट सप्लाई करते थे, और इसी वजह से वो लोग मॉरिजियो को कार के सबसे महंगे पार्ट चुरा कर देते थे, जिसमें वो बहुत अच्छे पैसे कमाता था। एक रोज़ एक चोर गाड़ी से पार्ट चुरा ही रहा था कि वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, मगर इससे पहले पुलिस उसे पकड़ती वो वहाँ से फरार हो जाता है। क्योंकि जो कार का पार्ट वो चुरा रहा था उसे निकालने में उसे काफ़ी देर लग रही थी, और इसी दौरान वहाँ पुलिस पहुँच गई, जिसकी वजह से वो कार पार्ट नहीं चुरा पाया। वो चोर मॉरिजियो को जब ये बात बताता है तब वो सोच में पड़ जाता है, और तब मॉरिजियो की आंखों ने वो देखा जो कोई नहीं देख पाया, और जिसने उसे एक ट्रेडर से एक क्रिमिनल बिजनेसमैन बना दिया, जिसकी पूरे क्रिमिनल गैंग से लेकर अंडरवर्ल्ड तक लोग इज्जत करने लगे। मॉरिजियो की नज़र अब कार के एयर बैग्स पर थी जो लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, मगर मॉरिजियो समझ चुका था कि वो इन एयर बैग्स से बेशुमार दौलत कमा सकता है। मॉरिजियो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि एयरबैग जितने कीमती हैं उन्हें निकालना उतना ही आसान है, और एक माहिर चोर एक एयरबैग को महज 1 मिनट के अंदर ही कार से निकाल सकता है। चूँकि इन एयरबैग्स का साइज़ बहुत छोटा होता था, इसीलिए उन्हें बहुत आसानी से छुपाया जा सकता था और कहीं भी ले जाया जा सकता था। यह आइडिया दिमाग में आते ही मॉरिजियो को एक नया रास्ता मिल चुका था, और वो अपना पूरा फोकस एयरबैग्स को चोरी करवाने में लगाने लगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में थे और किसी की उन पर नज़र भी नहीं थी। मॉरिजियो को ये आइडिया इतना काम कर गया कि उसने एक पार्किंग लॉट में खड़ी 30 कारों के एयरबैग्स महज 30 मिनट के अंदर ही चोरों से गायब करवा दिए, और ये किसी एक पूरी कार या उसके एक बड़े पार्ट को चुराने से कहीं ज़्यादा आसान था। अब सवाल ये आता है कि इतने एयरबैग्स चोरी होने के बाद भी कोई उन चोरों या मॉरिजियो तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा था, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस ज़माने में एयरबैग्स पर सीरियल नंबर नहीं होते थे, जिसकी वजह से इन एयरबैग्स को चोरी के बाद ट्रेस करना नामुमकिन था। इन एयरबैग्स की जो कीमत थी वो भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि एक चोरी हुआ एयरबैग मार्केट में $1500 से $2000 के बीच बिक रहा था, और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा। इन एयरबैग्स की चोरियों की शुरुआत से पहले मॉरिजियो एयरबैग्स के बारे में पूरी स्टडी करता है। वो ये पता लगाता है कि एयरबैग्स कितनी तरह के होते हैं और इन्हें कैसे कार में लगाया और निकाला जाता है। इस स्टडी के बाद मॉरिजियो खुद की चुनी हुई एक चोरों की टीम तैयार करता है, जिस पर उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि इस टीम में उसने उन लोगों को शामिल किया था जिनके साथ मिलकर वो 4 साल पहले चोरियां करता था। इन सभी चोरों की टीम बनाने के बाद उन सभी को एयरबैग्स चुराने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद वो सभी एयरबैग्स चुराकर मॉरिजियो तक पहुँचाने लगे। क्योंकि मॉरिजियो के पास एयरबैग्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, और उसकी चोरों की टीम भी उसे इतने एयरबैग्स लाकर दे रहे थे जिससे वो इस बढ़ती डिमांड को पूरा कर सके, और इसीलिए मॉरिजियो समझ चुका था कि उसका ये बिज़नेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। मॉरिजियो के ज़्यादातर कस्टमर्स मैकेनिक्स और ऑटो रिपेयर शॉप्स के मालिक थे, जो इन एयरबैग्स को हाथों हाथ खरीद लेते और उन्हें रिपेयरिंग के लिए आई हुई गाड़ियों में फिट कर देते। मॉरिजियो इन सभी चोरों को हर चोरी के लिए अच्छे खासे पैसे दे रहा था, क्योंकि वो ये बात जानता था कि वो उन्हें जितने अच्छे पैसे देगा वो उसके लिए उतने ही ज़्यादा वफादार रहेंगे। हालांकि इन चोरियों को करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, मगर इसके बावजूद भी मॉरिजियो की कमाई आसमान छू रही थी। जहां वो एक एयरबैग को चुराने के लिए $200 खर्च कर रहा था, वहीं उसी एयरबैग को $1500 से $2000 के बीच बेच रहा था। अब मॉरिजियो ने माफिया से भी हाथ मिला लिया था, और उसने अपनी खुद की एक चोरों की टीम भी बना ली थी, जिसकी वजह से वो चोरी के एयरबैग्स बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। इसी दौरान शिकागो पुलिस के पास लगातार गाड़ियों से एयरबैग्स चोरी होने की शिकायतें आने लगती हैं। इन कंप्लेंट्स ने पुलिस को बहुत परेशानी और कशमकश में डाल दिया, क्योंकि जब वो मौकाए वारदात पर पहुंचते तब उन्हें वहां कार तो बिल्कुल वैसी ही खड़ी मिलती, मगर उसमें से एयरबैग गायब होता। पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है, और उन्हें ये सवाल बार बार परेशान कर रहा था कि आखिर कार से एयरबैग क्यों गायब हो रहे हैं। पुलिस को इन एयरबैग्स को ट्रेस करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इन एयरबैग्स पर सीरियल नंबर नहीं थे, और साथ ही साथ ये एयरबैग्स इतनी आसानी और इतनी जल्दी में निकाले जा सकते थे कि चोरों को पकड़ना भी लगभग नामुमकिन था। तहकीकात के दौरान पुलिस को इन एयरबैग्स की मार्केट वैल्यू के बारे में पता चलता है, और तब पुलिस को इन एयरबैग्स को चुराने की वजह साफ दिखाई देने लगती है। अब पुलिस को ये यकीन होने लगा था कि हो ना हो इन चोरियों के पीछे एक पूरा गैंग है जो इन चोरियों को बहुत प्रोफेशनली और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अंजाम दे रहा है। हालांकि पुलिस ने अपनी छानबीन में कुछ चोरों को पकड़ा भी, मगर किसी ने भी पूछताछ के दौरान कभी मॉरिजियो का नाम नहीं लिया। पकड़े गए चोरों ने पुलिस को बताया कि वो खुद चोरियां करते हैं और सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेते, जिसके बाद उन्हें कुछ जुर्माना भरना पड़ता और वो जेल से रिहा हो जाते। इन छोटी चोरियों और जुर्माना भरने की वजह से पुलिस ने भी उन चोरों पर ना कोई टॉर्चर किया और ना ही उन पर दबाव डाला, जिसकी वजह से वो मजबूर हों इन चोरियों के मास्टरमाइंड का नाम लेने के लिए। अब मॉरिजियो में काफ़ी हद तक पुलिस का डर ख़त्म हो चुका था, और चूंकि उसके चोर इतने ज़्यादा वफादार थे कि वो कभी उसका नाम नहीं लेते थे, इसलिए चोरियां अब और तेज़ी से पूरे शिकागो में बढ़ती चली गईं और हर साल एयरबैग चोरी होने वाली गाड़ियों का आंकड़ा हज़ारों में पहुंच गया।
चूंकि पुलिस के हाथ अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा था, इसीलिए पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन चोरियों का मास्टरमाइंड है कौन। और उधर पुलिस की नाक के नीचे मोरिजियो का रॉबरी एम्पायर दिन ब दिन बहुत तेजी से फल फूल रहा था और काफ़ी मजबूत होता जा रहा था। अब मोरिजियो की चोरों की गैंग इतने ज़्यादा एयरबैग्स चुरा रही थी कि उसके पास उन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी, और इससे निपटने के लिए उसने एक बहुत बड़ी शॉप के साथ एक बहुत बड़ी जगह में गराज खोला, जिसका नाम उसने ऑल इन वन रखा। ये गराज एक बहुत बड़े एरिया में था, जिसके एक हिस्से को चोरी के पार्ट्स रखने के लिए इस्तेमाल किया गया और बाकी हिस्से में गाड़ियों की रिपेयरिंग और पार्ट्स बेचने का काम होता था। अब मोरिजियो इन एयरबैग्स को मैकेनिक या गैराज ओनर को बेचने के बजाय ये एयरबैग्स खुद अपने गराज में आने वाली गाड़ियों में लगाने लगा, जिससे उसकी कमाई अब और भी ज़्यादा बढ़ गई। मोरिजियो अब अपने बिजनेस को शिकागो के साथ साथ पूरे अमेरिका में फैलाना चाहता था, इसलिए उसने जगह जगह अपनी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट करवाने शुरू किए और साथ ही साथ खुद को एयरबैग किंग के नाम से प्रमोट करने लगा। मोरिजियो ने एडवर्टीजमेंट मैगजीन से लेकर न्यूज़पेपर में देने शुरू किए, जिसकी वजह से उसे पूरे अमेरिका से ऑर्डर आने शुरू हो गए और वो कोरियर सर्विसेज के जरिए इन एयरबैग्स को कस्टमर को डिलीवर करने लगा। अब मोरिजियो अपने पूरे चोरी के ऑपरेशन को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहा था, जिसमें एक बड़ी शॉप और बड़ा गराज होने की वजह से किसी को उस पर कोई शक नहीं होता और वो खुलेआम बहुत आसानी से इन एयरबैग्स को पूरे अमेरिका में बेचकर करोड़ों कमा रहा था। मोरिजियो के पास अब इतना ज़्यादा कैश हो गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे मैनेज करे, और उसे हर वक्त ये डर सता रहा था कि किसी फाइनेंशियल ऑडिट में उसके ऑफिस पर रेड पड़ सकती है और इतना कैश रखने के जुर्म में वो पकड़ा जा सकता है। इस परेशानी से निपटने के लिए मोरिजियो फैसला करता है कि वो एक काबिल चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करेगा जो उसके अकाउंट्स को हैंडल कर सके और उसके सारे ब्लैक मनी को वाइट में बदल सके। और तभी मोरिजियो के दिमाग में एक नाम आता है। ये नाम दिमाग में आते ही मोरिजियो अपने ऑफिस के फ़ोन से एक नंबर डायल करता है। फ़ोन की दूसरी तरफ एक औरत थी जिसका नाम एलिन था, जो कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट थी और मोरिजियो के साथ हाई स्कूल में पढ़ चुकी थी। मोरिजियो एलिन से कहता है कि उसकी कंपनी कार पार्ट्स बेचती है और वो चाहता है कि एलिन उसकी कंपनी को बतौर अकाउंटेंट ज्वाइन कर ले। कंपनी ज्वाइन करने के बाद जब एलिन अकाउंट्स को चेक करना शुरू करती है तब उसे कुछ अटपटा सा लगता है और उसे ये शक होने लगता है कि पैसों के लेन देन और अकाउंट्स में बहुत गड़बड़ी है। ये देख मोरिजियो को ये समझते देर नहीं लगती कि एलिन को सब समझ में आ गया है और वो फैसला करता है कि वो एलिन को सब कुछ बता देगा। मोरिजियो एलिन को अपने पूरे बिजनेस के बारे में बता देता है कि कैसे वो लोग एयरबैग्स चुराकर क्लाइंट्स को कैश में बेचते हैं, और साथ ही साथ उससे ये भी कहता है कि वो इस सारे कैश को एडजस्ट करके ब्लैक से वाइट में बदल दे। पहले तो एलिन इस काम के लिए हिचकिचाती है, मगर मोरिजियो इसे इस काम के लिए इतनी अच्छी सैलरी ऑफर करता है कि वो मना नहीं कर पाती। एलिन जो सबसे पहला तरीका मोरिजियो को बताती है वो ये था कि अब वो हर किसी को चेक से पेमेंट करना शुरू करे, ताकि हर किसी को ये लगे कि ये पूरा बिजनेस ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है और इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। एलिन की इस एडवाइस के बाद मोरिजियो एक चेक पेमेंट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करता है और अब वो अपने हर एम्प्लॉय और हर चोर को उस पेमेंट कंपनी के जरिए चेक्स में पेमेंट करने लगता है जो उसके लिए काम करते थे। इस तरीके को इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा हुआ कि जिस ब्लैक मनी का डायरेक्ट कनेक्शन मोरिजियो की कंपनी से था, वही ब्लैक मनी अब चेक्स कंपनी के रास्ते लोगों को पेमेंट की शक्ल में जाने लगा। मोरिजियो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता था कि पुलिस कभी भी सीधा उस तक पहुंचे, इसलिए ब्लैक मनी वाली प्रॉब्लम सुलझाने के बाद वो एक फ़ैसला और लेता है। इस बार मोरिजियो फैसला करता है कि अब वो खुद को इन चोरियों के ऑपरेशन से बिल्कुल अलग कर लेगा और अब उसका पूरा रॉबरी एम्पायर 3 चोर चलाएंगे जिन पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। ये तीनों चोर पूरे गैंग को लीड करेंगे और सभी चोरियों को अपनी देख रेख में करवाएंगे। ऐसा करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर ये पूरा रैकेट कभी पकड़ा भी जाए तो पुलिस मोरिजियो तक ना पहुंच सके और ना ही उसे इन चोरियों से लिंक कर सके। इस फैसले के बाद मोरिजियो पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गया और चुपचाप इन चोरियों के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने लगा, जिसकी वजह से अब ये पूरा रॉबरी एम्पायर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने लगा। वो लोग अब अपने काम में इतने ज़्यादा माहिर हो चुके थे कि जब भी उनके पास किसी एयरबैग की डिमांड आती और वो उनके पास मौजूद नहीं होता तो मोरिजियो की टीम उसी दिन एक गाड़ी में से एयरबैग चुराते और महज 24 घंटों के अंदर वो एयरबैग कस्टमर को डिलीवर कर देते। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि वो लोग ये काम ऑफिशियल डीलर से भी ज़्यादा तेज़ कर रहे थे। मोरिजियो ने अब एयरबैग मार्केट में अपनी मोनोपोली बना ली थी और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कई बार जिन लोगों की गाड़ियों से एयरबैग चोरी होते थे वो अगली सुबह एयरबैग लगवाने के लिए मोरिजियो के गराज ही पहुंचते थे, इस बात से बेखबर कि इस गराज के चोरों ने ही उनके एयरबैग्स चुराए हैं। इस पूरी कहानी का सबसे हैरत अंगेज पहलू ये है कि मोरिजियो ने सप्लाई और डिमांड चेन को इस तरह बनाया था कि इसमें होने वाली चोरियां और इसमें बेचे जाने वाले एयरबैग्स को इतने प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया कि मोरिजियो अब बिना कुछ किए ही बैठे बैठे करोड़ों रुपए बना रहा था और साथ ही साथ उसकी कंपनी की कामयाबी देख उसे ट्रेडर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया।
अब लोग उससे इंस्पायर होने लगे और उसे एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन की नज़र से देखने लगे, जिसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि अंडरवर्ल्ड के लोग जो उसकी हकीकत के बारे में जानते थे वो अब मॉरिजियो की बहुत इज्जत करने लगे और वो अंडरवर्ल्ड की ऑर्गेनाइज क्राइम की दुनिया में एक जाना माना नाम बन गया। मॉरिजियो के पास कई महंगे घर और लग्जरी गाड़ियाँ हो गई थी और वो बिल्कुल वैसी ज़िंदगी जी रहा था जैसी वो हमेशा जीना चाहता था। हालांकि मॉरिजियो इतनी दौलत तो कमा चुका था कि अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सके, मगर वो सिर्फ यहीं पर रुकने वाला नहीं था और अब उसे अमेरिका के बड़े माफियाओं की नज़र में अपनी पहचान और अपना नाम बनाना था। चूँकि बड़े बड़े माफियाओं में उन्हीं लोगों को इज्जत दी जाती थी जिनके कनेक्शंस बड़ी बड़ी क्रिमिनल फैमिलीज से होते थे, और वहीं मॉरिजियो एक बहुत गरीब घर से उठकर आया था जिसका किसी भी क्रिमिनल फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं था। और यही वो वजह थी कि क्रिमिनल गैंग्स में एक जाना माना नाम होने के बावजूद भी उसे माफिया में कोई नहीं जानता था। मॉरिजियो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि उसे अगर माफिया वर्ल्ड में इज्जत कमानी है तो उसे उनका हिस्सा बनना पड़ेगा, और इसी दौरान उसकी मुलाकात कैरोल मोंटाना नाम की एक लड़की से होती है। कैरोल कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक माफिया बॉस की बेटी थी जो कई माफिया गैंग के लीडर्स को कंट्रोल करता था। मॉरिजियो को एक सुनहरा मौका दिखाई देने लगता है और अब वो किसी भी तरह कैरोल के जरिए उसके बाप यानी माफिया बॉस तक पहुंचना चाहता था। अब मॉरिजियो कैरोल को अपने चार्म से इम्प्रेस करना शुरू करता है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। उधर कैरोल भी मॉरिजियो को अपने बाप से मिलवाती है, जिसके बाद कैरोल का बाप मॉरिजियो की सेल्फ मेड सक्सेस से बहुत प्रभावित होता है और फौरन उन दोनों की शादी के लिए हाँ कर देता है। इस मुलाकात के कुछ दिन बाद मॉरिजियो और कैरोल की शादी हो जाती है और अब मॉरिजियो का माफिया में इज्जत, कनेक्शन और एक रुतबा पाने का सपना भी पूरा हो चुका था। मॉरिजियो को लगने लगता है कि अब वो सब कुछ हासिल कर चुका है और अब माफिया से कनेक्शंस होने की वजह से कोई भी उसके एयरबैग रॉबरी एम्पायर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे रॉबरी एम्पायर का पर्दाफाश करके रख दिया। इस बार पुलिस के हाथ एक चोर लगता है जो मॉरिजियो के लिए काम करता था, मगर पुलिस ने उसे एयरबैग चुराने के जुर्म में नहीं बल्कि किसी पर गोली चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। ये जुर्म काफ़ी था उस चोर को कई साल की सज़ा सुनाने के लिए और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, और इसी वजह से वो चोर कुछ भी करने को तैयार था इस सज़ा से बचने के लिए। सज़ा से बचने के लिए वो चोर पुलिस से कहता है कि वो उन्हें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है जिससे वो लोग शिकागो के सबसे बड़े कार चोर को पकड़ सकते हैं, जिसे सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस को भी लगने लगता है कि एक छोटे मोटे चोर को छोड़ने की वजह से अगर उनके हाथ कोई बहुत बड़ी खबर लगती है तो ये घाटे का सौदा नहीं है, और पुलिस इस डील के लिए राज़ी हो जाती है। अब वो चोर पुलिस को मॉरिजियो और उसके पूरे एयरबैग रॉबरी एम्पायर की एक एक डिटेल बताना शुरू करता है, जिसे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस एक वैन में अपनी पूरी सर्विलेंस टीम के साथ मॉरिजियो के गैराज पर नज़र रखने लगती है। इस दौरान पुलिस की नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है जो अपने हाथों में प्लास्टिक बैग्स लेकर गैराज के अंदर जाते और अंदर से खाली हाथ बाहर वापस आते। ये देख पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और उन्हें लगने लगता है कि हो ना हो इन्हीं प्लास्टिक बैग्स के अंदर एयर बैग्स हैं। पुलिस अब मॉरिजियो की गैराज पर रेड मारने की तैयारी करने लगती है, मगर मॉरिजियो पुलिस से 2 कदम आगे निकला। उसने अपने गैराज के चारों तरफ सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करा रखे थे और इन्हीं में से एक सीसीटीवी कैमरा से वो पुलिस की वैन को गैराज के बाहर खड़े देख लेता है। वो फौरन अपनी टीम को लीड कर रहे उन तीनों चोरों में से एक को फ़ोन करके कहता है कि किसी भी चोरी के पार्ट को गैराज के अंदर डिलीवर होने से फ़ौरन रोक दे। इस सर्वेलेंस के साथ साथ पुलिस की एक दूसरी टीम कई दिनों से मॉरिजियो की गाड़ी का पीछा भी कर रही थी, और चूंकि मॉरिजियो ये बात समझ चुका था और अपने शक को यकीन में बदलने के लिए वो एक चाल चलता है। मॉरिजियो अपने ड्राइवर से कहता है कि वो आने वाले 3 मोड़ पर गाड़ी को हर बार दाएं हाथ की तरफ ही मोड़े। ऐसा करने के पीछे की वजह ये थी कि अगर पीछे गाड़ी वाला भी हर बार आपके पीछे ही राइट टर्न ले रहा है तो इसका साफ मतलब यह है कि वो आपका पीछा कर रहा है, और मॉरिजियो को इस बात से यकीन हो गया कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। पुलिस को भी अब यह अंदाज़ा हो चुका था कि मॉरिजियो इस बात को जानता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, और अब वो बहुत चौकन्ना हो चुका है। और यही वो वजह थी कि मॉरिजियो अपनी गैंग से कहता है कि वो लोग सभी चुराए हुए एयरबैग्स को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करना शुरू करें। मॉरिजियो इतने चालाक तरीके से सब कुछ करवा रहा था कि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था, और इसी छानबीन में 6 महीने निकल गए। कोई सबूत हाथ ना लगता देख पुलिस एक चाल चलती है और वो एक अंडरकवर एजेंट को एक चोर बनाकर उसे मॉरिजियो के पास भेजते हैं ताकि वो उसे चोरी का एयरबैग बेचे, और जैसे ही मॉरिजियो उस एयरबैग को खरीदे वो लोग उसे रंगे हाथों पकड़ लें। चूँकि मॉरिजियो बहुत चौकन्ना था और साथ ही साथ उसने ये रूल भी बना रखा था कि वो अपने गैंग के अलावा बाहर के किसी भी चोर से चोरी किया हुआ एयरबैग नहीं खरीदेगा, इसीलिए वो उस चोर बने पुलिस ऑफिसर को फ़ौरन मना कर देता है और कहता है कि वो ना तो चोरी का माल खरीदता है और ना ही बेचता है। पुलिस लगातार कई अलग अलग तरीकों से मॉरिजियो तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, मगर वो इतना चौकन्ना था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी, और इसी छानबीन में लगभग 1.5 साल और निकल गया, और तब आता है सन 1997। ये वो साल था जब कुछ ऐसा हुआ जिसने मॉरिजियो के पूरे रॉबरी एम्पायर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया।
सन 1997 में जापानीज कार कंपनी होंडा ये फैसला करती है कि वो अपनी गाड़ियों के सभी एयरबैग्स पर सीरियल नंबर्स डालना शुरू करेंगे। ये एक ऐसा फैसला था जिसके बारे में मॉरिजियो ने कभी नहीं सोचा होगा, मगर ये फैसला पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला था। अब पुलिस के लिए ये आसानी हो गई थी कि अगर उनके हाथ होंडा कार का एयरबैग लगता तो वो सीरियल नंबर की मदद से ये पता लगा लेते कि ये चोरी का है या नहीं और होंडा की किस कार का है। पुलिस के पास अब यही एक आखिरी रास्ता बचा था और वो अपना पूरा ध्यान होंडा की गाड़ियों पर लगाकर एक लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। इस लिस्ट में उन सभी चोरी हुए एयरबैग्स के सीरियल नंबर थे जो होंडा की गाड़ियों से चोरी हुए थे और इन सभी सीरियल नंबर्स को ट्रैकिंग पर डाल देते हैं। इन सीरियल नंबर्स की ट्रैकिंग पुलिस को सीधे मॉरिजियो की कंपनी तक पहुंचा देती है, जिसके बाद ये तहकीकात एक नया मोड़ ले लेती है। पुलिस इस बार अपने एक अंडरकवर एजेंट को कस्टमर बनाकर मॉरिजियो के गैराज में भेजते हैं, जहां वो ये कहता है कि उसे होंडा कार के लेटेस्ट मॉडल्स के 10 एयरबैग्स चाहिए हैं। मॉरिजियो इस बार पुलिस के बिछाए जाल में फंस जाता है और वो उस कस्टमर बने पुलिस ऑफिसर से कहता है कि अभी उसके पास 10 होंडा के लेटेस्ट एयरबैग्स नहीं हैं, मगर वो 2 दिन बाद इन एयरबैग्स को उसके पास कोरियर कर देगा। पुलिस को 2 दिन बाद जैसे ही वो कोरियर मिलता है, उनके हाथ वो सबूत लग चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। अब पुलिस चोरी हुए एयरबैग्स के डेटाबेस के सीरियल नंबर और कोरियर से रिसीव हुए 10 एयरबैग्स के सीरियल नंबर को मैच करना शुरू करती है और तब पुलिस के हाथ वो पहली कामयाबी लग जाती है जिसका वो 1.5 साल से इंतजार कर रही थी, क्योंकि इनमें से एक सीरियल नंबर आपस में मैच हो गया था। हालांकि पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत तो लग चुका था, मगर वो अभी भी और सबूत इकट्ठा करना चाहते थे ताकि वो मॉरिजियो के रॉबरी एम्पायर को जड़ से ख़त्म कर सकें और उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। पुलिस अब कोर्ट से वारंट लेकर इस बात की परमिशन ले लेती है कि वो मॉरिजियो के पूरे अमेरिका में भेजे जाने वाले पार्सल्स को चेक करेंगे। इस चेकिंग के दौरान पुलिस इन पार्सल्स को बहुत सफाई से खोलती, उसे चेक करती और फिर इन पार्सल्स को दोबारा वैसे ही सील कर दिया जाता, जिससे किसी को भी शक नहीं होता कि ये पार्सल्स खोलकर चेक किए गए हैं। इस छानबीन में पुलिस को यह पता चला कि मॉरिजियो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में पूरे अमेरिका में एयरबैग सप्लाई कर रहा है, जिसमें से ज़्यादातर एयरबैग्स चोरी के हैं। अब पुलिस अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए मॉरिजियो के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी खंगालना शुरू करती है, जिसमें वो उस चेक पेमेंट कंपनी तक पहुंचते हैं जिसका इस्तेमाल मॉरिजियो अपने पेमेंट्स करने के लिए करता था। इस छानबीन में पुलिस के सामने एक नया पहलू आता है जिसके बारे में मॉरिजियो बिल्कुल बेखबर था, और वो पहलू ये था कि चेक पेमेंट कंपनी अपने ऑफिस में चेक कैश कराने वाले हर शख्स का फ़ोटो और साथ ही साथ चेक्स का फ़ोटो भी अपने ऑफिस में लगे कैमरे से खींच लेते थे। इसका साफ मतलब था कि मॉरिजियो ने जिन जिन लोगों को चेक्स कैश कराने के लिए दिए थे वो सभी लोग कैमरे में कैद हो गए थे, जिसमें मॉरिजियो के एम्प्लॉयज़ और वो चोर भी शामिल थे जिनसे मॉरिजियो चोरी के एयरबैग्स खरीदता था। इन सभी कैमरा रिकॉर्डिंग और पेमेंट ट्रांजैक्शन से पुलिस को ये पता चलता है कि मॉरिजियो क्रिमिनल्स और चोरों को पेमेंट करता है, जिससे पुलिस को मॉरिजियो के खिलाफ एक और पुख्ता सबूत मिल गया। और मॉरिजियो, जिसने इस चेक पेमेंट कंपनी का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि वो अपने ब्लैक मनी को वाइट कर सके, उसका यह दांव उल्टा उसी पर भारी पड़ गया। इस तहकीकात में पूरा 1.5 साल निकल चुका था और तब पुलिस को लगने लगता है कि अब उनके हाथ मॉरिजियो के खिलाफ इतने सबूत लग चुके हैं कि अब वो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस कोर्ट से मॉरिजियो की गिरफ्तारी का वारंट इशू करवाती है और अपनी पूरी टीम के साथ मॉरिजियो के घर पर धावा बोल देती है। कोर्ट ने पुलिस को पूरी छूट दे रखी थी कि अगर दरवाज़ा ना खुले तो वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाएं, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कुछ देर खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तब पुलिस दरवाज़ा तोड़कर मॉरिजियो के घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर घुसने के बाद पुलिस उस पूरी जगह की तलाशी लेती है, मगर मॉरिजियो का कहीं अता पता नहीं था। पुलिस को लगने लगता है कि शायद मॉरिजियो को पहले ही इस रेड की खबर मिल गई होगी और वो देश छोड़कर भाग गया, मगर तभी पुलिस की नज़र एक टेबल पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे तोहफे रखे हुए थे। इन तोहफों को देखने पर पता चला कि ये तोहफे हाल ही में हुई मॉरिजियो की शादी में दिए गए थे, और तभी पुलिस की नज़र इन तोहफों के साथ रखी एक लिस्ट पर पड़ती है। ये लिस्ट कोई आम लिस्ट नहीं थी, बल्कि ये शादी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट थी, जिसमें कई बड़े माफिया बॉस और क्रिमिनल गैंग के लीडरों के नाम शामिल थे। इस लिस्ट में कई ऐसे गैंग लीडर और चोर भी शामिल थे जो पुलिस के रेडार में थे, और साथ ही साथ पुलिस को उन चोरों के नाम भी लिस्ट में मिलते हैं जिन्होंने चेक पेमेंट कंपनी से पेमेंट ली थी। इस लिस्ट में मॉरिजियो के माँ बाप भी शामिल थे, और सबसे अच्छी बात पुलिस के लिए ये हुई कि इस लिस्ट में मौजूद सभी मेहमानों के आगे उनके फ़ोन नंबर्स भी लिखे हुए थे। इस लिस्ट के हाथ लगने के बाद पुलिस एक चाल चलती है। इस बार एक पुलिस ऑफिसर मॉरिजियो की मां को फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि मॉरिजियो के घर में चोर घुस आए हैं और उसे मॉरिजियो का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए है ताकि वो उसे इस बारे में बता सके। ये सुनते ही मॉरिजियो की मां घबरा जाती है और उस पुलिस ऑफिसर को मॉरिजियो का नंबर देते हुए ये बताती है कि वो इस वक्त अपनी बीवी के साथ हवाई गया हुआ है हनीमून मनाने के लिए। अब पुलिस के हाथ वो कॉन्टैक्ट नंबर लग चुका था जिसके ज़रिए वो सीधा मॉरिजियो तक पहुँच सकती थी। इस बार भी वही ऑफिसर मॉरिजियो को कॉल करके ये बताता है कि उसके घर पर चोरी हो गई है, और इस बातचीत के दौरान पुलिस मॉरिजियो की लोकेशन को ट्रेस कर लेती है।
पुलिस को पता चलता है कि मोरिजियो एक रिजॉर्ट में है जो हवाई के माउई आइलैंड पर है। मोरिजियो की लोकेशन कंफर्म होते ही पुलिस हवाई में FBI को कांटेक्ट करती है और उनसे मोरिजियो को गिरफ्तार करने के लिए कहती है। यह पता चलते ही FBI ऑफिसर फ़ौरन उस रिजॉर्ट के लिए रवाना होते हैं जहां मोरिजियो था और वहां पहुंचने के बाद वो लोग मोरिजियो को उसके रूम से गिरफ्तार कर लेते हैं। अब पुलिस के हाथ एयरबैग रॉबरी एम्पायर का वो मास्टरमाइंड लग चुका था जिसने अपनी पूरी गैंग के साथ मिलकर 40 से 50 हज़ार एयरबैग चुराए, जिसमें सिर्फ मोरिजियो ने $60 मिलियन कमाए। मोरिजियो की गिरफ्तारी के बाद उसकी सारी संपत्ति और सारी प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया गया और साथ ही साथ कोर्ट ने उसे चोरियां और मनी लॉन्ड्रिंग करने के जुर्म में 10 साल की सज़ा सुनाई। यह थी कहानी शिकागो की उस कार रॉबरी मास्टरमाइंड की जिसने अपनी शुरुआत बहुत गरीबी और छोटी मोटी चोरियों से की, मगर फिर उसने इतिहास की सबसे बड़ी कार रॉबरी को अंजाम दिया, जिसके बाद उसे माफिया की दुनिया में लोग जानने लगे और उसे कार रॉबरीज का गॉडफादर कहा जाने लगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।